नमस्कार, मैं यशवीर सिंह और हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स में हम जिस मैगजीन को कवर कर रहे हैं वो है प्रतियोगिता दर्पण। जनवरी और फरवरी माह की करंट अफेयर्स जो थी हम लोगों ने कवर कर ली थी। आज जो हम कवर करने जा रहे हैं मार्च, और जैसे कि आप जानते ही हैं कि इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा और वहाँ से आप इस मार्च माह की जो करंट अफेयर्स के नोट्स हैं वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बढ़ते हैं, आज शुरुआत करते हैं सबसे पहले मार्च। और तो हम पढ़ने जा रहे हैं मार्च, ठीक है। करंट अफेयर्स जो हमारी पीढ़ी है 2021 की प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है। और इसमें शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम किसकी, राष्ट्रीय घटनाक्रम की, है ना। यहाँ पर शुरुआत किसकी करेंगे, राष्ट्रीय घटनाक्रम, ठीक है। और इसमें सबसे पहले शुरुआत करूंगा मैं आपको IFFI से। इंटरनेशनल, इसका फुल फॉर्म क्या है तो याद रखना, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ठीक है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसका आयोजन कहाँ हुआ था तो पणजी में हुआ था। पणजी कहाँ पर है, गोवा में। ये कब से कब तक इसका आयोजन चला था तो ये चला था आपका 16 से 24 जनवरी 2021, ठीक है। और इसका आयोजन जो स्थल था, स्थल क्या था, इसका स्थल था श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम, यहाँ पर इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। इसका जो उद्घाटन किया गया था किसने करा था तो प्रकाश जावड़ेकर जो हैं इन्होंने किया था, क्योंकि ये आपके सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं तो इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और आगे अगर मैं गोवा के सीएम की बात करूं, सीएम कौन है तो प्रमोद सावंत यहाँ के कौन है, सीएम है। उद्घाटन के समय यह भी उपस्थित रहे थे, ठीक है। और आगे बढ़ें, नेक्स्ट। इस समारोह में जो फोकस कंट्री था, मतलब किस देश पर सर्वाधिक फोकस किया गया था तो फोकस जो कंट्री था वो था आपका बांग्लादेश, बीडी यानी कि मतलब बांग्लादेश, ठीक है। नेक्स्ट, आईफा में जो पुरस्कार दिए गए थे, यहाँ पर बहुत सारे पुरस्कार दिए गए थे तो उसकी इंटरनेशनल एक ज्यूरी बनाई गई थी, मतलब जो आईफा के तहत बहुत सारे पुरस्कार वितरित किए गए थे। उस इंटरनेशनल ज्यूरी के जो अध्यक्ष थे वो थे पाब्लो सेसर। और इस इंटरनेशनल ज्यूरी ने निर्णय लिया था, इसके अध्यक्ष कौन थे, पाब्लो सेसर। और इसने निर्णय जो लिया उस निर्णय के आधार पर बहुत सारे मतलब पुरस्कार दिए गए थे, जिसमें आपका जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी, है ना, जिसके लिए स्वर्ण मयूर मिला था वो थी आपकी इनटू द डार्कनेस। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो थी इनटू द डार्कनेस, ठीक है, ये मूवी रही थी। और इसी क्रम में सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता थे, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मतलब जो हीरो को मिला है अवार्ड, वो किसको मिला था, वो मिला था चैन नियन को, इसको मिला था। और वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, है ना, जो रही थी वो कौन थी, जोफिया स्टेफीज, ठीक है। और साथ ही साथ आपका आईफा जो अवार्ड थे, यहाँ पर जब इसका उद्घाटन हुआ था, है ना, उद्घाटन, और जो इसकी उद्घाटन फिल्म थी, मतलब आईफा की जो शुरुआत हुई थी जिस दिन, तो उद्घाटन फिल्म जो थी इसकी वो थी एन अदर राउंड। और आईफा की समापन जो फिल्म थी, है ना, समापन फिल्म थी वाइफ ऑफ ए स्पाई, लिख दे रहा हूँ, वाइफ ऑफ ए स्पाई। एक बार चेक कर लेता हूँ कहाँ तक लिखा जा रहा है, कहाँ तक नहीं कवर हो रहा है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है। तो ये था आपका। और आईफा का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो था वो जो दिया गया था आपको, वो दिया था विटोरियो स्टोरारो को। विटोरियो स्टोरारो एक व्यक्ति हैं, उनको दिया गया था, ठीक है। और एक और लास्ट इसमें इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, आप लिख चाहो तो लिख लेना, इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार मिला है वो विश्वजीत चटर्जी को मिला है, ठीक है। तो ये आईफा था। और आईफा के बाद हम जो आगे बात करेंगे, हम राष्ट्रीय घटनाक्रम को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही मैं आपका अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम बताऊंगा तब मैं आपको अब लिखवा दूंगा कि अब हम क्या शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा 2020 को लेकर के भारतीय मौसम विभाग और विश्व मौसम विभाग, भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि 2020 है ना, ये विश्व का है ना, इसका भारतीय मौसम विभाग विश्व का 1901 के बाद है ना सर्वाधिक आठवां गर्म वर्ष रहा। कब से? 1901 के बाद से। बात समझ में आई नहीं आई? मैं बताता हूँ। भारतीय मौसम विभाग ने ये बात बताई कि 1901 के बाद जो 2020 है वो सर्वाधिक आठवां गर्म वर्ष, मतलब इससे पहले सर्वाधिक 7 गर्म रहे हैं, लेकिन 8 नंबर पर कौन सा गर्म वर्ष आता है? 2020। वहीं विश्व मौसम विभाग ने माना कि ये तीसरा गर्म वर्ष है 1901 के बाद। तो डाटा में थोड़ा सा अंतर है, वहाँ आपका 8वां भारतीय मौसम विभाग, वहीं आपका विश्व मौसम विभाग क्या बता रहा है? तीसरा। तो दशमलव में यहाँ पर अंतर था, लेकिन भारत के अनुसार 8वां, विश्व मौसम विभाग के अनुसार तीसरा। आप इसको याद रखना, ठीक है। अभी इस दौरान कुछ चक्रवात आए थे, साइक्लोन, मैं जो उनके नाम लिख रहा हूँ आप इनको विशेष रूप से याद रखना, पीसीएस के परीक्षा में विशेष रूप से पूछे जाते हैं। निसर्ग था, एक आपका गति था। निसर्ग और गति दोनों कहाँ आए थे? आपके अरब सागर में आए थे, ठीक है। ये साइक्लोन है मतलब चक्रवात टाइप के हैं, ठीक है। वहीं दूसरा पर आपका अम्फान, निवार, बुरेवी, ये तीनों कहाँ आए थे? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। वहीं आपका जो आपका तूफान चक्रवात जैसी कंडीशन थी, आप इनको तूफान भी नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, तूफान, ठीक है। जो आपका निसर्ग है ये प्रॉपर कहाँ था? महाराष्ट्र में। और जो आपका अम्फान है ये कहाँ पर था? प्रॉपर वेस्ट बंगाल में। तो इन दो को जो विशेष रूप से याद रखेंगे, निसर्ग और अम्फान। वैसे जनरली भारत में चक्रवात जो आएंगे वो कैसे आएंगे? आपके ये आएंगे। तो निसर्ग आपको अम्फान महत्वपूर्ण, लेकिन निसर्ग भी एक तूफान टाइप का था, तो इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इनको याद रखना। निसर्ग, गति, अरब सागर में आने वाले तूफान थे। वही अम्फान, निवार, बुरेवी, बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवात और तूफान थे। निसर्ग तूफान कहाँ आया था? महाराष्ट्र में। और अम्फान कहाँ आया था? वेस्ट बंगाल में। इसका मतलब ये कि इन दोनों सर्वाधिक प्रभावित महाराष्ट्र को इसने बंगाल को करा था, ठीक है। आप इसे याद रखें। हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर एक आपने नाम सुनोगे, केवड़िया। केवड़िया कहाँ पर है? डिस्ट्रिक्ट है नर्मदा, ठीक है। कहाँ पर? गुजरात में। यहाँ पर आपको पता है केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी यहाँ पर बनी हुई है। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक मूर्ति है और वो विश्व की सर्वाधिक ऊंची मूर्ति है, ठीक है। तो उसकी वजह से आप जानते हो, बस ऐसे यहाँ पर चर्चा आई तो दर्पण में तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है आपका टॉपिक प्रवासी भारतीय, ठीक है, और सम्मेलन। ये जो था आपका 16वां सम्मेलन था और ये आप जानते हो ये सारा का सारा क्या हुआ था? आपका वर्चुअल हुआ था, ये आपका ऑनलाइन कह सकते हैं, ठीक है। और ये कब हुआ था? तो 9 जनवरी को इसका क्या हुआ था? को आयोजन हुआ था इसका,
और कैसे हुआ था, माध्यम क्या था, वर्चुअल या ऑनलाइन तरीके से हुआ था। ठीक, इसका इस बार थीम क्या था, आप थीम याद रखेंगे विशेष रूप से, थीम पूछे जाते हैं, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। तो आत्मनिर्भर भारत में योगदान, ये इसका थीम था जो आपको याद रखना है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, अध्यक्षता किसने की थी या इसके प्रमुख कौन थे, तो चंद्रिका प्रसाद, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। संतोखी, संतोखी कौन है, तो ये सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। आपको पता है 9 जनवरी क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। राफेल, नेक्स्ट है आपका राफेल। तो राफेल क्या है, आप जानते हो लड़ाकू विमान है, और ये हमें किससे प्राप्त हो रहे हैं, तो जो हमें प्राप्ति होगी, इनकी प्राप्ति किससे होगी, हमें फ्रांस से। मज़ेदार बात यह है कि 2023 तक हमारे पास टोटल जो राफेल विमान मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 36 मिलेंगे, लेकिन जनवरी में हमें कितने मिल गए थे, जनवरी 2021 में हमें कुल मिलाकर के 11 राफेल विमान प्राप्त हो गए हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ इसी चीज़ को। आकाश एनजी, आपसे पूछेगा आकाश एनजी क्या है, तो आकाश एनजी का फुल फॉर्म लिख लो आप, क्या है, आकाश न्यू जनरेशन। इसका मतलब क्या है, आकाश न्यू जनरेशन, फुल फॉर्म हो जाएगी इसकी आकाश न्यू जनरेशन। लिखना आप जरा, हेडिंग बना लो, आकाश एनजी, तो फुल फॉर्म हो गई आकाश न्यू जनरेशन। ये वास्तव में है क्या, ये एक प्रकार की मिसाइल है। ठीक है, इसकी जो मतलब कैसे मार क्षमता करेगी, तो ये करेगी आपकी सतह से सरफेस टू एयर, यानी कि सतह से आकाश। इसकी जो क्षमता है, क्षमता से मतलब इसकी कैपेसिटी है, मार क्षमता कितनी है इसकी, तो वो है मात्र 30 किलोमीटर। इसका जो विकास करा है, इसका विकास किसने किया है, तो DRDO ने किया है। ठीक है, और इसके विषय में कुछ खास महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप इसे बेसिक रूप से याद रखेंगे विभिन्न परीक्षाओं में। ये ऐसे प्रश्न होते हैं आकाश एनजी वगैरह, ये एक बार नहीं कई साल तक लगातार पूछे जाते हैं, तो आप इसको विशेष रूप से याद रखना। ठीक है, चलो इसका जो परीक्षण किया गया था अभी हाल फिलहाल में, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। परीक्षण हुआ था इसका जनवरी में, आपको पता ही है, और कहाँ से हुआ था, चांदीपुर से, चांदीपुर द्वीप से। इसी हम बोलते हैं व्हीलर द्वीप, इसे बोलते हैं APJ अब्दुल कलाम द्वीप, तो एक ही बात है इसकी। ठीक है, ओडिशा में है चांदीपुर द्वीप या व्हीलर द्वीप या APJ अब्दुल कलाम द्वीप, एक ही बात है, तीनों एक ही नाम है कहाँ पर, ओडिशा में। ठीक है, और आगे बात करें तो आपको पता है कि अभी हाल फिलहाल में 150वीं जयंती मनाई गई है। किसकी मनाई गई है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, तो आपको पता है कौन सी तिथि है, तो 23 जनवरी को मनाई गई थी। नेताजी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर 2 कार्य हुए थे। एक तो यहाँ पर सिक्का चलाया गया था और एक यहाँ पर टिकट जारी किया गया था, टिकट है ना। तो सिक्का 125 रुपये का सिक्का था और 125 रुपये का क्या था, सरकार ने टिकट भी जारी किया था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती थी, है ना, 23 जनवरी को मनाई गई थी। इसी उपलक्ष्य में सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा 125 रुपये का एक स्मारक सिक्का जारी किया गया और भारत सरकार के द्वारा ही 125 रुपये का स्मारक टिकट भी जारी किया गया डाक विभाग के माध्यम से। ठीक है, आप इसको याद रखना। यहाँ पर मैं आपको बता दूं 23 जनवरी जो है भारत सरकार ने इसको पराक्रम दिवस के रूप में अनाउंस किया है। ये आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट है कि 23 जनवरी को आगे से भारत में पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। ठीक, आगे बात करें, चलो बात करें कोरोना टीकाकरण। तो कोरोना टीकाकरण की जो भारत में शुरुआत हुई थी वो 16 जनवरी 2021 से हुई थी। ठीक है, कब से हुई थी, 16 जनवरी 2021 से शुरुआत हुई थी। जो फर्स्ट टीका लगाया गया था, भारत का पहला टीका जो ऑफिशियल रूप से लगा है बाकायदा, तो वो लगाया मनीष कुमार को। किसको लगाया, मनीष कुमार। और मनीष कुमार कौन है, तो एम्स, जो आपका एम्स है दिल्ली, वहाँ पर एक सफाई कर्मचारी हैं, तो इनको लगाया गया था। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक प्रश्न और आपसे बनेगा, टीका निर्माता। तो ये टीका जो बना है, इसका टीका निर्माता कौन कौन है, तो 2 कंपनियां टीका बना रही हैं। एक तो आपकी बना रही है सीरम
इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एक तो ये बना रही है भारत में, ठीक है, टीका निर्माता, और एक कौन सी है आपकी, भारत बायोटेक, भारत बायोटेक। मेरी बात समझना, मैं बार बार समझा रहा हूँ, ये आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये पूरा महत्वपूर्ण है, अदरवाइज मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सभी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा एक टीका बनाया गया है, वहीं भारत बायोटेक के द्वारा एक टीका बनाया गया है। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो टीका है उसका नाम है कोविशील्ड, लेकिन ये जो कोविशील्ड है, ये जो कोविशील्ड है, ये आपका इसका जो विकास करा है, कोविशील्ड का जो विकास करा है वो करा है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेना, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेना के द्वारा विकास किया गया है। इसका मतलब ये भारतीय नहीं है, ठीक है। कोविशील्ड जो है विदेशी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेना के द्वारा विकास किया गया है, लेकिन इसका कोविशील्ड का निर्माण कौन कर रहा है भारत में, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। उत्पादन कहाँ हो रहा है, भारत में, लेकिन इसको डेवलप किसने करा था, इसने करा है, दोनों में अंतर है, ठीक है। कोविशील्ड का विकास, इसका डेवलप जो करा है वो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेना ने करा है, लेकिन इसका उत्पादन कहाँ पर हो रहा है, भारत में, इसलिए ये हो गया। वहीं बायोटेक जो है पूर्णतः भारत, इसने जो बनाया है उसने बनाया कोवैक्सीन, इसने कौन सा टीका बनाया है, कोवैक्सीन। कोवैक्सीन पूरी तरह से, कोवैक्सीन क्या है, पूरी तरह से भारतीय टीका है। ये भारतीय टीका पूरी तरह से नहीं है, इसका निर्माण, इसका विकास किसी और ने करा, लेकिन उत्पादन भारत में, इसका निर्माण भी और विकास भी दोनों ही भारत में हुए हैं। तो ये भारत का जो प्रॉपर तरीके से है, पूर्णतः भारत का जो टीका है वो आपका कोवैक्सीन है, ठीक है। आप इस बात को विशेष रूप से मेरी याद रखेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना देर किए। आपकी हेडिंग है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, तो आप हेडिंग डाल देंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। राष्ट्रीय जो था हम लोगों ने कवर किया, और अब हम बात करेंगे किसकी, इंटरनेशनल इवेंट्स, जो भी घटनाएं घटित हुई हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अब हम उनको जानेंगे, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ से भी चीज़ें। तो सबसे पहले बात करेंगे जो बाइडेन की। जो बाइडेन, तो पहली बात, जो बाइडेन है कौन, तो अब आप सबको पता है, मैं इनके विषय में पहले बता चुका हूँ, यूएसए के राष्ट्रपति हैं। कौन से राष्ट्रपति, यूएसए के, तो 46वें 46 आपके क्या है, ये राष्ट्रपति हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये यूएसए के जो राष्ट्रपति हैं ये सर्वाधिक उम्र दराज हैं, है ना, मतलब सर्वाधिक एज में, है ना, राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति हैं, सर्वाधिक उम्र दराज। जितने भी अभी तक यूएसए में राष्ट्रपति बने हैं उसमें सर्वाधिक एज वाले राष्ट्रपति कौन है, तो यही है जो बाइडेन। 46वें राष्ट्रपति हैं। पार्टी कौन सी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है इनकी, ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी है। और इनके विषय में आपको बताऊं, चलो ठीक है, ये भी लिख लो। इनको शपथ किसने दिलाई थी, जब ये राष्ट्रपति बने थे तो शपथ इनको दिलाई थी किसने, आपका जॉन जी रॉबर्ट्स, जॉन जी रॉबर्ट्स ने। ये कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ यूएसए हैं, अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश हैं। अमेरिका के कौन है, मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस कहाँ के हैं, अमेरिका के, यूएसए के। इन्होंने इनको शपथ दी। जैसे भारत में भारतीय राष्ट्रपति को शपथ जो है सीजीआई दिलाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसी प्रकार से अमेरिका पर राष्ट्रपति को शपथ चीफ जस्टिस ऑफ यूएसए द्वारा दिलाई जाती है, ठीक है। तो इनके विषय में आप इतना याद रखेंगे। जब ये बने तो इन्होंने अपना कैबिनेट बनाई, और कैबिनेट कहाँ की, हम यूएसए की बात कर रहे हैं। इसमें हमें एक दो डिपार्टमेंट को जानना जरूरी है यूएसए कैबिनेट में। तो एक व्यक्ति हैं एंटनी, ये नाम है एंटनी विल्केन, एंटनी विल्केन। तो आप याद रखोगे एंटनी विल्केन कौन है, विदेश मंत्री हैं, ठीक है। एंटनी विल्केन कौन है, विदेश मंत्री, आप इसको याद रखना। नेक्स्ट एक व्यक्ति हैं लॉयड ऑस्टिन। लॉयड ऑस्टिन कौन है, तो ये यहाँ के रक्षा मंत्री हैं। ये कौन है, रक्षा मंत्री, और ये कौन है, विदेश मंत्री। एक महिला है, इनका नाम नीरा टंडन, आप इनको विशेष रूप से याद रखना नीरा टंडन को। नीरा टंडन जो है, जो व्हाइट हाउस है, अमेरिकी राष्ट्रपति का निवास स्थान व्हाइट हाउस, जहाँ सारे कार्य लगभग मान के चलो आप अमेरिकी राष्ट्रपति व्हाइट हाउस से करता है, तो उसकी मैनेजमेंट जो संभालेंगी नीरा टंडन संभालेंगे। और दूसरा जो उसका बजट है, बजट का डायरेक्टर भी कौन है, नीरा टंडन। तो नीरा टंडन भारतीय मूल के, इसलिए आपको याद रखना।
एंटनी विल्केन, लॉयड ऑस्टिन और नीरज टंडन, इन है ना, ये कौन, एंटनी विल्केन हो गया आपका, विल्केन हो गया विदेश मंत्री, लॉयड ऑस्टिन हो गया रक्षा मंत्री, नीरज टंडन मैंने आपको बता दिया। चलो आगे हम बात करें, कमला हैरिस की बात करते हैं। कमला हैरिस कौन है? कमला हैरिस, ठीक है, तो यूएसए की उपराष्ट्रपति हैं और ये कौन से क्रम की है? तो 49वीं उपराष्ट्रपति हैं और 49वें उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। दूसरी बात, नेक्स्ट इनके विषय में आपको बताऊं तो ये पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं, कहाँ की? यूएसए की। नेक्स्ट इनके विषय में, ये जो हैं जमैकन भारतीय मूल की महिला हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पिता जो थे वो कहाँ के थे? जमैका के थे, और इनकी माता जो थी वो कहाँ की थी? भारतीय। और भारत में कहाँ की थी इनकी माता? तमिलनाडु राज्य से इनका संबंध है। इनकी माता जो थी तमिलनाडु की हैं और इनके पिता कहाँ के हैं? जमैकन, मतलब जमैका कंट्री है, तो वहाँ के इनकी माता को, इनकी माता ने कमला हैरिस की माता ने, जो तमिलनाडु के रहने वाली हैं, जमैका के एक व्यक्ति हैं, उनसे शादी कर ली और है ना, इनके विवाह उपरांत जो बच्चा मतलब कमला हैरिस का जन्म हुआ और वो वर्तमान में अमेरिकन उपराष्ट्रपति, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। यूएसए जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का पुनः सदस्य बन गया है। जब कोविड-19 फैला था तो चाइना को लेकर के विवाद हुआ था, चाइना ने ये सब करा है, तो उन परिस्थितियों में हुआ क्या था, अमेरिका ने WHO को सदस्यता त्याग दी थी। उसने आरोप लगाया था कि WHO सही से काम नहीं कर रहा है, चीन के फेवर में काम कर रहा है, तो उसी चीज़ को लेकर के, लेकिन अब दोबारा से यूएसए WHO का सदस्य मेंबर बन गया है, ठीक है। तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। 1948 में WHO की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका? जेनेवा। आगे हम बात कर रहे हैं क्यूबा, एक देश क्यूबा। तो क्यूबा को यूएसए ने क्या करा है? आतंकवादी, है ना, आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाला राष्ट्र घोषित कर दिया है। तो क्यूबा को अमेरिका ने आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाला राष्ट्र घोषित कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ऐसे व्यक्ति हैं अमेरिकन राष्ट्रपति के इतिहास में, इनके खिलाफ 2 बार महाभियोग लाया गया है, ऐसे इससे पहले कोई व्यक्ति नहीं था, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग आगे। वन प्लेनेट सम्मेलन, इसको आप विशेष रूप से याद रखेंगे। वन प्लेनेट सम्मेलन, ठीक है। ये कौन सा सम्मेलन है? तो 4th सम्मेलन है। हुआ कहाँ पर है आपका? इसका आयोजन कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। और इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है जैव विविधता की रक्षा करना, ठीक है। इसका संबंध किससे? जैव विविधता की रक्षा करना, और ठीक है फ्रांस के। चलो ये सब हो गया, उसको बस इतने। वन प्लेनेट सम्मेलन 4था सम्मेलन तक कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। कब? जनवरी 2021 में हुआ था। संबंध किससे? इसका जैव विविधता की रक्षा करने से, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। एक यूएनओ जो है, इसने एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में इसने बताया कि, है ना, यूएनओ ने एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में बताया कि विश्व में सर्वाधिक जो प्रवासी लोग हैं, मतलब दूसरे देश में जाकर के बस जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, तो सर्वाधिक प्रवासी देश हैं वो कहाँ के हैं? प्रवासी जो लोग हैं वो कहाँ के हैं? भारत के। तो भारत के सर्वाधिक प्रवासी लोग हैं जो विदेशों में बसे हुए हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। एक व्यक्ति हैं मार्सेलो रेवेलो डी सोसा। इनका एक आध बार प्रश्न आ चुका है। ये पुर्तगाल के राष्ट्रपति पुनः, इससे पहले पुर्तगाल के राष्ट्रपति थे, दोबारा से पुनः एक बार फिर पुर्तगाल के राष्ट्रपति बने हैं, तो आप इनको याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं तो एक विमान है बोइंग 737-500, बोइंग 737 है ना 500, ये कहाँ से जा रहा था? जकार्ता से कहाँ जा रहा था?
पोंटियानक जा रहा था और इसमें हुआ क्या, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जिस कंपनी का था तो श्री विजय से कर दो, श्री विजय एयरलाइंस का था और दुर्घटनाग्रस्त हो गया और जो आपका सागर है जावा सागर में जाकर के गिर गया। 62 इसमें लोग थे, 62 लोग थे, सभी के सभी क्या हुए, सब मारे गए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। एक कंपनी है स्पेस एक्स क्या है, तो एक अंतरिक्ष कंपनी है जो प्राइवेट सेक्टर की एक अंतरिक्ष कंपनी है जिसका संबंध कहाँ से, यूएसए से है। आप लिख देंगे निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष कंपनी, कहाँ की है ये, यूएसए की है। इसके आगे लिख देना आप, जो मैंने बताया था। इसने करा क्या है, इसने 143 उपग्रह, 143 उपग्रह को इसने एक साथ क्या करा है, प्रक्षेपित किया है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि स्पेस एक्स कंपनी ने, यूएसए की कंपनी, प्राइवेट सेक्टर कंपनी, इसने अपने आप में एक साथ 143 उपग्रहों को क्या करा था, प्रक्षेपित किया था फॉल्कन रॉकेट के द्वारा। कौन सा रॉकेट है आपका, फॉल्कन रॉकेट। तो अपने आप में बड़ी बात है कि 143 उपग्रह को प्रक्षेपित करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपका भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020, इसे बिल्कुल नहीं भूलेंगे। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ठीक है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स या भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, इसको आप विशेष रूप से याद रखेंगे। इसको जारी करती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, एक संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। कहाँ की संस्था है, जर्मनी की। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जर्मनी की संस्था है, उसके द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक या करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 जारी किया गया। पहले से ही जारी करती आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कुल मिलाकर के इसने टोटल जो देश हैं वो 180 देशों का इसने रिकॉर्ड डाटा जारी किया है। ठीक है, और इसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जो प्रथम स्थान है वो किसको मिला है, न्यूजीलैंड को मिला है। प्रथम स्थान के साथ साथ जो सेकंड पोजीशन शो करी है वो डेनमार्क की शो की गई है। मेरी बात समझ गए, फर्स्ट पोजीशन किसकी है, न्यूजीलैंड। लेकिन दोनों के अंक क्या है, दोनों देशों के अंक जो है जिनको वैल्यू मिली है ना, दोनों की क्या है, बराबर है। तो न्यूजीलैंड को ऊपर रखा है, डेनमार्क को नीचे रखा है, लेकिन दोनों ही फर्स्ट पोजीशन में है। और जो सेकंड पोजीशन रही है वो किसकी रही है आपका, तो वो रही है आपका फिनलैंड की। आप इसको विशेष रूप से याद रखना। वहीं भारत की पोजीशन क्या है, तो भारत को 86वां स्थान है, जबकि 2019 में यही भारत जो था 80 स्थान था, 80वें स्थान पर था। यानी कि 6 अंक जो है भारत का नेगेटिव चीज़ें गई हैं। 6 अंक भारत के स्थान क्या हो गया, गिर गया। 80 था पहले, लेकिन अब कितना हो गया, 86 में। भारत में भ्रष्टाचार क्या हो गया, बढ़ गया। जो वैल्यू रही है, इसका स्कोर रहा है भारत का, वो 40 रहा है। तो टोटल आउट ऑफ 100 में से कितना स्कोर है भारत का, 40 के आधार पर उसको कौन सी रैंक मिली है, 86। ठीक है, और जो अंतिम स्थान है इसमें, ये आपको महत्वपूर्ण है, अंतिम स्थान जो लास्ट पोजीशन है वो किसकी है, सोमालिया की। कौन सा देश है, सोमालिया। अर्थात 180वां स्थान किसका है, सोमालिया का है। ठीक है, और आगे हम बढ़ रहे हैं इसी क्रम में, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में ही। तो एक परमाणु प्रतिबंध संधि अभी विश्व में लागू हुई है। मैं आपको नाम बता रहा हूँ, परमाणु प्रतिबंध संधि। ठीक है, इस पर जो हस्ताक्षर हुए हैं अभी, इस पर हस्ताक्षर कब हुए हैं, तो 22 जनवरी 2021 से ये क्या हो गई है, लागू हो गई है, अप्लाई हो गई है। इस पर जो है भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए, मना कर दिया। भारत बोला हम पर इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर इस संधि पर हस्ताक्षर करता है तो भारत जो परमाणु हथियारों का विकास नहीं कर पाएगा। इसका परमाणु प्रतिबंध का उद्देश्य आप समझ रहे हो, इसका उद्देश्य क्या है, परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाना या परमाणु हथियारों के विकास पर भी प्रतिबंध लगाना। ऐसा इसलिए हुआ है, भारत ने क्यों मना करा था, क्योंकि यूएसए हो गया, आपका चाइना हो गया, ठीक है, आपका ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, इन सब देशों ने भी क्या करा, साइन करने से इनकार कर दिया। तो इसलिए
जब ये बड़े बड़े देश साइन नहीं कर रहे इस पर, तो भारत इस पर हस्ताक्षर क्यों करेगा? तो भारत ने भी क्या कर दिया, इसको इनकार कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में लास्ट है हमारा म्यांमार को लेकर के। तो म्यांमार में लेकर के मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आंग सान सूकी जो है बहुत फेमस है, लोकतंत्र की हमेशा मांग करती है म्यांमार में। कौन? आंग सान सूकी। नाम लिख दे रहा हूँ, गड़बड़ हो रहा है कुछ, आपको समझ में नहीं आ रहा हो। आंग सान सूकी। तो ये म्यांमार में लोकतंत्र की बहुत बड़ी समर्थक हैं, लीडर हैं। ठीक है, तो हुआ क्या, आंग सान सूकी प्लस एक यहाँ के राष्ट्रपति हैं म्यांमार के, विन मियंट, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया म्यांमार की सेना के द्वारा। और गिरफ्तार करने के बाद म्यांमार में आपातकाल, इमरजेंसी लागू कर दी गई। और कब तक के लिए? 1 वर्ष के लिए। मतलब यहाँ पर जो है सैन्य शासन की स्थापना हो गई। और यहाँ का कमांडर इन चीफ कौन है? कमांडर इन चीफ ऑफ म्यांमार, तो आप उसका नाम याद रखना, मीन आंग हलाइंग। मीन आंग हलाइंग जो है कमांडर इन चीफ है, कहाँ का? म्यांमार का। इसने सारी शक्ति म्यांमार के अपने हाथ में ले ली और म्यांमार में अब क्या आपका सेना का शासन हो चुका है। तो वहाँ पर सत्ता पलट दी गई है। आंग सान सूकी और विन मियंट जो यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं म्यांमार के, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है म्यांमार में। और यहाँ पर अब अभी यूएसए ने और किसने आपका यूएसए और यूएनओ ने बोला था कि जल्द से जल्द इनको रिहा कर दिया जाए, लेकिन ऐसे लक्षण लग नहीं रहे कि इनको रिहा करा जाएगा, क्योंकि म्यांमार में ये सब चीज़ें पहले से ही चलती रही हैं, कोई नई बात नहीं है। म्यांमार, पाकिस्तान, ये ऐसे देश हैं जहाँ पर लोकतंत्र की वैल्यू नहीं होती। यहाँ पर कभी भी आर्मी जो होती है, वहाँ की सेना जो होती है, कभी भी, है ना, लोकतंत्र जो नेता वगैरह होते हैं, चुने जाते हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है और लोकतंत्र को समाप्त करके, है ना, सेना का शासन यहाँ पर लागू हो जाता है। चलो अब बात करेंगे हम आर्थिकी की। आर्थिक परिदृश्य, यानी कि हम घटना प्रतियोगी दर्पण के 2 सेक्शन कवर करें हम लोगों ने, एक राष्ट्रीय और एक अंतर्राष्ट्रीय। अब आर्थिकी की बात करेंगे। तो मैं बताऊं आपको, आयात निर्यात 2020-21 के डाटा रिलीज हुआ है अभी। ये डाटा है अप्रैल से दिसंबर 2020 का डाटा है। लेकिन किसके लिए? अप्रैल 2020-21 के लिए डाटा है ये वाला भी। ठीक है, चलो आगे बात करें। तो देखो इसमें बताया गया है कि जो भारत ने निर्यात करा है, जो एक्सपोर्ट करा है, वो टोटल एक्सपोर्ट करा है आपका 200.80 अरब डॉलर का। ठीक है, और ये पिछली बार के मुकाबले कम है, कितना? -15.73%। इसका मतलब मैं आपको समझा दूं, क्या बताना चाह रहा हूं कि इस दौरान भारत ने जो एक्सपोर्ट करा था वो पिछली वर्ष के मुकाबले क्या हुआ है? कम हुआ है। 200, आप इसको एक राउंड फिगर में याद रखना, तो 200 बोल सकते हो कि 200 अरब डॉलर का भारत ने क्या करा है? निर्यात करा है, जो पिछली बार के मुकाबले माइनस में गया, कितना? 15% के आसपास। ठीक है, तो ये नुकसान हुआ है। वहीं अगर हम आयात की बात करें, आयात कितना हुआ है? तो आयात जो हुआ है समथिंग 258 के आसपास है, 258.27 अरब डॉलर। लेकिन आप राउंड फिगर कितने याद करोगे? 258 याद कर लो आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो कमी आई है वो माइनस में गई है, -57.47%, सॉरी 29.08% आयात क्या हुआ है? कम हुआ है। मतलब पिछले वर्ष अगर हमने लोगों ने अपने आप में 100% वस्तुएं मंगाई, तो उसमें इस बार कमी कितनी हो गई? 29% की क्या हो गई? हमारे यहाँ पर कमी हो गई। यानी कि इस बार केवल 71% हम लोगों ने विदेशों से माल मंगाया टोटल का। और जो व्यापार शेष रहा है, तो वो रहा है आपका -57 के आसपास। ठीक है, अरब डॉलर में है ये भी। ये क्या है? अरब डॉलर, क्योंकि इस वैल्यू में से आप किसको माइनस करोगे? इस वैल्यू को, तो निकल के कितना आएगा? -57 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। ठीक है, व्यापार शेष का मतलब होता है
कि निर्यात हमारे यहाँ से कम है, आयात हमारे यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है, तो व्यापारिक संतुलन हमारे यहाँ गड़बड़ा जाता है, वही व्यापार शेष हो गया आपका -$57 ठीक है। नेक्स्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है ये वाली जो मैं आपको रिपोर्ट देने जा रहा हूँ, आप इस रिपोर्ट को बहुत अच्छे समझना। इंटरनेशनल में ही है, सॉरी आर्थिकी में है, आर्थिकी का एक टॉपिक ये हो गया और आर्थिकी का दूसरा मैं आपको भारतीय नवाचार, नवाचार होता है आपका इनोवेशन, नवाचार, भारतीय नवाचार सूचकांक 2020 यानी कि इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2020 की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ से पिछले 1-2 एग्जाम में, क्योंकि दूसरी बार रिलीज हुआ है डाटा, इस जब पहली बार रिलीज हुआ था यहाँ से सुपर टेट, यूपी सुपर टेट का एग्जाम होता है, उसमें पीसीएस वगैरह में विभिन्न पीसीएस में परीक्षाओं में प्रश्न आए हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे जो जारी करता है वो कौन जारी करता है, नीति आयोग। तो जारी करता कौन है इसका, नीति आयोग जारी करता है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो इंडेक्स है भारत को 3 भागों में क्या करता है, डिवाइड करता है। इसने सबसे पहला एक कैटेगरी बनाता है बड़े राज्य की, और बड़े राज्य में कुल कितने 17 राज्य को शामिल करता है। दूसरा बनाता है पहाड़ी या पूर्वोत्तर तथा पर्वतीय राज्य, पूर्वोत्तर तथा पर्वतीय राज्य एक सेकंड कैटेगरी है, और तीसरी है इसका यूटी केंद्र शासित प्रदेश तथा छोटे राज्य। तो 3 कैटेगरी बनाता है नीति आयोग। इस रिपोर्ट के अंतर्गत भारत को 3 भागों में डिवाइड करेगा, बड़े राज्यों में, पूर्वोत्तर तथा पर्वतीय राज्य में, तीसरा आपका यूटी छोटे राज्य में। बड़े राज्यों में जो फर्स्ट पोजीशन रही है आपकी, वो रही है आपकी कर्नाटक की। सेकंड जो पोजीशन रही है वो रही है आपकी एमएच महाराष्ट्र की, और थर्ड पोजीशन जो रही है वो रही है आपकी तमिलनाडु की। तो ठीक है, बड़े राज्यों में सबसे अच्छा इनोवेशन के जो इंडेक्स में रहा है कर्नाटक रहा है, फिर सेकंड महाराष्ट्र है, फिर आपका तमिलनाडु रहा है। पूर्वोत्तर तथा पर्वतीय राज्यों में प्रथम स्थान जो रहा है, फर्स्ट पोजीशन, वो रही है आपकी किसकी, हिमाचल प्रदेश एचपी की। और छोटे राज्यों में जो फर्स्ट पोजीशन रही है आपकी, वो रही है आपका दिल्ली की, छोटे राज्यों यूटी में दोनों में, और सेकंड रहा है कौन, चंडीगढ़ की, ठीक है। आप इसको याद रखना विशेष रूप से। तो कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, उधर आपका एचपी, उधर दिल्ली। अच्छा, दूसरी बात, बड़े राज्यों में शामिल करा जाता है किसको, यूपी को। तो यूपी की जो रैंक रही है इन 17 राज्यों में कौन सी है, 9। तो यूपी का कौन सा स्थान है, 9 स्थान है। और जो बड़े राज्यों में सबसे अंतिम स्थान है वो है किसका, बिहार का। आप यहाँ कंटिन्यू कर देंगे, इसको नीचे लिख देंगे कि यूपी डैश 9 रैंक, और वहीं आपका बिहार लास्ट, यानी बिहार का स्थान कौन सा रहा है, 17वां। तो विभिन्न परीक्षाओं में लास्ट ईयर इस वाली इंडेक्स से बहुत सारे प्रश्न आए थे, किसी में ये फर्स्ट पूछा था, किसी में यहाँ फर्स्ट पूछा था, किसी में यहाँ फर्स्ट पूछा था, तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो यूपी का स्थान भी आप याद रखना, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। पृथ्वी दर्पण एक ऐसी मैगजीन है ना, सभी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा यूजफुल रहती है, तो एक करंट अफेयर्स प्रॉपर हमारी कवर हो भी जाती है, तो इसलिए हमें और भी बेहतर है, ठीक है। अब मेरे साथ में पीडी को कवर कर लीजिएगा, और साथ में आपको एक मैगजीन अपनी स्तर से कोई और पढ़ लीजिएगा। न्यूज़पेपर मैं कराने की कोशिश करूँगा, नेक्स्ट वीक से न्यूज़पेपर शुरू कर दूँ, तो इससे चीज़ें आपके और भी आसान हो जाएंगी। चलो हम बात करें ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स की। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस तो आप समझते हो। इसको जारी कराए वर्ल्ड बैंक ने। किसने जारी कराया, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक ने इसको जारी कराया। इसमें बताया गया है कि जीडीपी की बेसिस में बात की गई है। इसने बताया कि जीडीपी में वृद्धि। मैं 3 आपको इस प्रकार की देने जा रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, पहले बता दूँ मतलब क्या है। मैं 3 रिपोर्ट आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें पहला है आपका ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स, है ना। ये प्रॉस्पेक्ट्स जो आपकी रिपोर्ट है, इसमें क्या है, इसको जारी किसने करा है, वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने जारी करा है। इसमें है क्या, जीडीपी में वृद्धि से संबंधित डाटा है। और सबसे पहले बात करूँ विश्व की, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन जाता है। तो ये डाटा है आपका, इसमें बताया गया है कि 2020 में विश्व में जीडीपी रही है वो माइनस में गई है। माइनस में कितनी गई, 4.3%। वहीं 2021 में जीडीपी रहेगी वो प्लस में रहेगी, और वो कितना ग्रोथ करेगी, 4% ग्रोथ करेगी। वहीं यूएनओ ने अपनी इस रिपोर्ट में भारत के विषय में बताया है कि भारत
2020 में कितना -9.6% GDP माइनस में गई है, और वहीं 2021 में चीज़ें बेहतर होंगी। कोविड के चलते ऐसा हुआ है, 2021 में बेहतर होगा और भारतीय इकोनॉमी 5.4% ग्रोथ करेगी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट की मैं बात करूं, इसमें भी इसको जारी किसने, IMF ने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जारी करा है। ये भी आपका जीडीपी ये भी बन गया GDP में वृद्धि से संबंधित रिपोर्ट है। इसमें बताया गया है कि जो विश्व है आपका, वर्ल्ड है ना, 2020 में क्या ग्रोथ करेगा, 21 में क्या ग्रोथ करेगा। तो इसमें बताया गया कि 2020 में विश्व माइनस में गया है, 3.5% GDP माइनस में गई है। वहीं 2021 में GDP रहेगी और 5.5% क्या करेगी, ग्रोथ करेगी, आगे बढ़ेगी। ठीक है, वहीं भारत के विषय में इस रिपोर्ट में बताया गया है 2020 और 2021। तो 20 में बताया गया है कि आपका -8% GDP गई है। ठीक है, तो भारत में GDP क्या है, माइनस में गई है 8%, और वहीं 2021 में जो ये रहेगी वो 11.5%। तो इसके अनुसार तो भारतीय इकोनॉमी बहुत ज़्यादा क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। भले सी GDP हमारी 2020 में माइनस में गई है, लेकिन 21 में हम बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेंगे, 11.5% हमारी ग्रोथ रेट रहेगी। विभिन्न संस्थाओं का मानना है कि आने वाले 2021 चल रहा है हमारा, अब इसमें भारतीय GDP विश्व की सर्वाधिक विकास करने वाली GDP होगी। एक यहाँ पर रिपोर्ट और है, मैं इसको भी यहाँ ले ले रहा हूँ क्योंकि ये भी आपके इधर दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको भी तीनों एक साथ हो जाएंगे आपके। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स, इसको जारी करा है किसने, UN ने जारी करा है। और इसमें जो GDP में वृद्धि की बात की गई है, GDP में ग्रोथ की बात की गई है, दो चीज़ें हैं यहाँ पर। पहले मैं लूँगा विश्व और यहाँ लूँगा भारत। तो विश्व के विषय में बताया गया, आई होप दिख रहा होगा शायद, एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है। तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि विश्व 2020 और 2021 है ना, बताया कि यहाँ पर माइनस में GDP रहेगी 4.3%, और वहीं पर आपका 2021 में GDP की 4.7% रहेगी। वहीं भारत के विषय में बताया गया है 2020 और 2021 में, तो भारत के विषय में बताया कि 2020 में GDP जो रहेगी वो माइनस में जाएगी 9.6%, वहीं पर 21 में ग्रोथ करेगी 7.3%। अब मैं आपको ओवरऑल समझा दे रहा हूँ मैंने क्या समझाया गया है। तो देखो, 3 रिपोर्ट हैं, इसको जारी करा है वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने, इसको जारी करा है आपका IMF ने, और इसको जारी करा है आपका UNO ने। ठीक है, मैं पहले इसकी बात कर रहा हूँ। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि विश्व में GDP वृद्धि तो होगी, लेकिन विश्व में 2020 में कितनी रही, माइनस में गई है, मतलब बहुत नुकसान हुआ है। 21 में इंप्रूव होगा, विश्व क्या करेगा, पूरे विश्व की, ओवरऑल विश्व की GDP 4% ग्रोथ करेगी। भारत के विषय में क्या बोला वर्ल्ड बैंक ने, भारत ने बोला कि माइनस में रहेगी GDP, 20 की GDP क्या है हमारी माइनस में रही, लेकिन आने वाले 21 में क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे, 5.4% हमारी GDP रहेगी। वहीं IMF बोल रही है कि विश्व में 2020 में GDP माइनस में रहेगी, लेकिन 21 में इंप्रूव करेगी विश्व की 5.5%। वहीं भारत के विषय में IMF बोलती है कि -8% GDP रहेगी भारत की 20 में, लेकिन 21 में 11.5% रहेगी, इंप्रूव कर जाएगी। वहीं आपका UNO बोलता है कि विश्व की GDP जो है 20 में माइनस में जाएगी 4.3, तो ये वाला 4.3, ये वाला 4.3 एक है। वहीं बोला लेकिन 21 में ग्रोथ करेगा 4.7, पूरा विश्व एक साथ। वहीं भारत के विषय में बोलता है कि 2020 में GDP कितनी रहेगी, -9.6, तो 9.6 इसका है, ये वाला उठा लो इसको, इसने ये वाला डाटा उठा लिया पूरा का पूरा, किसका, वर्ल्ड बैंक का उठाया, लेकिन बोला 2021 में ग्रोथ करेगी वो 7.3% करेगी। तो ये आपको याद रखना है, स्पेशली केवल PCS और RO ARO के पर्पज से है, और किसी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए याद नहीं करना है। UPSC का एग्जाम है तो उसमें आपको महत्वपूर्ण होगा, IAS वाला, अदरवाइज किसी में आपको याद नहीं करना, छोटे एग्जाम में याद नहीं करना है इसको। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, 1-2 टॉपिक और इसमें आर्थिकी में, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
चलो बच्चों, एक बैंक है आपका बसंत दादा शहरी सहकारी बैंक। ये कहाँ पर है आपका? MH मतलब महाराष्ट्र में। इसका क्या करा है? RBI द्वारा लाइसेंस रद्द। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, लास्ट वीडियो में भी, एक बैंक का और लाइसेंस रद्द किया था RBI ने, इस बार इसका कर दिया है। तो नेक्स्ट एक रिपोर्ट है अंकटाड रिपोर्ट। अंकटाड रिपोर्ट ने बोला क्या? मैं आपको बताता हूं इस रिपोर्ट में है क्या। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि विश्व में विभिन्न देशों में FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बहुत सारे देशों में हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा निवेश कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है। सर्वाधिक कहाँ रहा है? भारत में। तो ये रिपोर्ट बोलते हैं कि विश्व में सभी देशों में FDI होता है, लेकिन भारत में जो FDI है वो कितना हुआ है? 13%। मतलब क्या हुआ है? तो विश्व में सर्वाधिक FDI कहाँ हुआ है? इन्वेस्टमेंट कहाँ करा है? विदेशी कंपनी विदेशी देशों ने भारत में। और सेकंड नंबर पर कहाँ पर करा है? चीन में। तो ये आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, अंकटाड की रिपोर्ट। यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के किस देश में सर्वाधिक इन्वेस्टमेंट हुआ है FDI के रूप में? तो भारत में। सेकंड नंबर कौन है? चाइना। एक मैं आपको कंपनी बता रहा हूँ, यहाँ पर 4 टाइम्स C है। 4 टाइम्स C एक कंपनी है। इस कंपनी का नाम क्या है? चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी। इसका नाम है चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी। चाइना की कंपनी है और ये क्या करने जा रही थी? ये आपका फिलीपींस एक कंट्री है, फिलीपींस में अपना एक एयरपोर्ट बना रही थी फिलीपींस का। तो लेकिन अमेरिका ने क्या करा? इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। तो फिलीपींस देश ने क्या करा? इस कंपनी से टेंडर था, जो एग्रीमेंट था, वो तोड़ लिया कि भाई इससे बोला कि तुम लोग क्या वो ब्लैक लिस्ट में चले गए तो हम तुमसे एयरपोर्ट नहीं बनवाएंगे। तो अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अर्थ की। अब हम बात करेंगे इसके नवीनतम सामान्य ज्ञान। नवीनतम सामान्य ज्ञान, ठीक है। अब इसकी बात करेंगे नवीनतम सामान्य ज्ञान की। नवीनतम सामान्य ज्ञान में एक वर्ड लिख रहा हूँ सबसे पहले, ये जानकारी के लिए है, आपके लिए वैसे पता होना चाहिए। वैसे ये किसी एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, पूछेगा तो वो भी UPSC में या PCS में, इससे ज़्यादा कहीं नहीं पूछेगा। तो EPIC फुल फॉर्म है इसका इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड एक प्रकार का पहचान पत्र जो हमारा होता है, वही पहचान पत्र हमें डिजिटल फॉर्म में अब मिलेगा। तो उसको हमने एक नाम दिया है EPIC। मेरी बात समझ गए? तो ये क्या है? हमारे पहचान पत्र का डिजिटल फॉर्म है और जैसे ये हमें प्राप्त होगा हम इसको प्रिंट आउट ऑनलाइन निकलवा सकते हैं और अब हमें इसको ऑनलाइन हमें सुविधा प्राप्त हो जाएगी। तो आप इसको याद रखना ऐसे ही। मैं बता रहा हूँ नैन्सी पेलोसी कौन है? तो ये जिस पार्टी से अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन है, उसी पार्टी से डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं ये, ठीक है। डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। और ये कौन है? तो अमेरिकन जो जनप्रतिनिधि सभा है ना, जनप्रतिनिधि जो सभा होती है, वहाँ पर निचला सदन जो होता है, उसकी कौन बनी है? अध्यक्ष बनी है ये। तो आप लिख लेना इस बात को भी। नेक्स्ट PM मोदी की चर्चा हम रहे हैं। जो आपका सोमनाथ मंदिर है गुजरात में, सोमनाथ मंदिर का जो आपका क्या कहते हैं मंदिर ट्रस्ट है, उसकी अध्यक्षता किसको प्रदान की गई है? प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान की गई है। तो इसको आप याद रखना। नेक्स्ट एक और है आपका प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021। तो ये जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 है, ये कुल मिलाकर के 32 बच्चों को दिया गया है। तो ये सूक्ष्म जानकारी थी एकदम, मैंने आपको बता दिया। EPIC क्या है, नैन्सी पेलोसी क्यों है, PM मोदी क्यों चर्चा में रहे हैं, और ये मैंने आपको बातें बता दी। हम लोग आगे बात करेंगे। अब जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है, नवीनतम सामान्य ज्ञान की ही बात कर रहे हैं, उसी में आप हेडिंग बनाएंगे पद्म अलंकरण या पद्म पुरस्कार। अब जो भी लिखना चाहो, पद्म अलंकरण बेहतर शब्द है, तो पद्म अलंकरण नवीनतम सामान्य ज्ञान में ही पद्म अलंकरण, ठीक है, पद्म अलंकरण 2021। तो सबसे पहली बात, जो पद्म होते हैं
अलंकरण जो होते हैं ये कुल 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका पद्म विभूषण, एक होता है आपका पद्म भूषण और एक होता है आपका पद्म श्री। तो पद्म विभूषण लिख दे रहा हूँ उसको पूरा चाहो तो, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। तो इस बार जो पद्म विभूषण मिला है वो कितने लोगों को मिला है? 7 लोगों को। जो पद्म भूषण मिला है वो 10 लोगों को और पद्म श्री 102 लोगों को। यानी कि टोटल अगर आपसे पूछा जाए कि पद्म अलंकरण टोटल कितने मिले हैं, टोटल मिले हैं 7 2 9 और ये 100 कितना हो गया, 7 और 2 9 119, ठीक है। और इन 119 में टोटल जो पद्म अलंकरण कितने दिए गए 119, और इन 119 में जो महिलाएं हैं, है ना, कितनी महिलाओं को मिला है? 29 महिलाओं को मिला है। और जो मरणोपरांत हैं, ठीक है, मरणोपरांत मतलब मरने के बाद जो दिया गया है वो कितनों को मिला है? 16 लोगों को मिला है। मेरी बात समझना, इसमें आपके बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, आरओ एआरओ जो अगस्त में होना है, जून में पीसीएस होना है, जीआईसी होना है, असिस्टेंट प्रोफेसर मई से स्टार्ट हो रहा है, अदरवाइज सुपर टेट 6 से 8 वाला जो होने वाला है, कोई भी A to Z एग्जाम है, वनडे एग्जाम कोई भी हो, सभी में यहाँ से प्रश्न आएगा। तो मैं आपको टोटल बता रहा हूँ, ठीक है। एक बार पुनः, पद्म विभूषण कितने हैं? 7, पद्म भूषण कितने हैं? 10, पद्म श्री कितने? 102, कुल मिला के 119। इन टोटल 119 में से महिलाओं कितने मिले हैं? 19 को। और मरणोपरांत मतलब मृत्यु के बाद कितने लोगों को मिला है? 16 लोगों को मिला है, ठीक है। तो मैं सबसे बात करूंगा यहाँ पर पहले आपका किससे? पद्म विभूषण से। देखो पद्म को 7 लोगों को मिला है, आपको 7 के 7 नाम याद रखने पड़ेंगे क्योंकि 7 के साथ ही सबसे पीसीएस वगैरह में यहाँ से प्रश्न जरूर रहता है। पद्म विभूषण 7 लोगों को मिला होता है, किसको मिला, किस क्षेत्र से संबंधित है, बस इतना हमें याद, लेकिन 7 हमें याद रखने बहुत जरूरी हैं। पहला है शिंजो आबे। शिंजो आबे कहाँ के हैं? जापान के पूर्व पीएम है, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं शिंजो आबे थे, इनको मिला है। इनके लिए जन सेवा के लिए मिला है। आप लिख सकते हो यहाँ पर जन सेवा, जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा पीडीएफ रूप में, सारा का सारा लिखा हुआ है। मैं शॉर्ट में बोलता चल रहा हूँ वरना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी ना, फिर दिक्कत हो जाती है मुझे भी थोड़ा सा ना। नेक्स्ट है आपका एसपी बाला सुब्रमण्यम। बाला सुब्रमण्यम, इनको कला से संबंध है इनका, और इनको मरणोपरांत मिला है, मतलब आफ्टर डेथ मिला है इनको। नेक्स्ट है डॉक्टर वेल्ले मोनप्पा हेगड़े, इनको मिला है। इनके विषय में थोड़ा बात बता दूं, काम की बात है। डॉक्टर वेल्ले मोनप्पा हेगड़े जो हैं ये हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, है ना, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, यानी कि हार्ट के हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और ये रहने वाले कहाँ के हैं? तो रहने वाले आपके ये कर्नाटक के हैं, है ना, कर्नाटक। और ठीक है, इनके विषय में आप थोड़ा सा याद रखना भाई, हो सकता है किसी को दिक्कत हो, परिवार में ऐसा कुछ किसी के साथ हो, तो आप इनके विषय में जानकारी ले सकते हो। तो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, तो अगर कोई दिक्कत ज़्यादा है तो आप इनसे ट्रीटमेंट वगैरह चला सकते हैं, जो भी ऑनलाइन वगैरह कुछ सिस्टम होगा, वरना आप पर्सनली जाकर इनसे मिल सकते। कर्नाटक के रहने वाले हैं। जब पद्म विभूषण मिला है तो आप समझ सकते हो अपने आप में कुछ इनका नाम ही है, तभी इनको मिला है। नेक्स्ट है नरेंद्र सिंह, ये यूएसए के हैं। नरेंद्र सिंह कपानी यूएसए के हैं और ये साइंस एंड टेक से संबंधित है। साइंस एंड टेक मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधित है इनका, तो इसलिए नरेंद्र सिंह कपानी को मिला है। नेक्स्ट अगला है आपके मौलाना बहीउद्दीन खान। तो मौलाना बहीउद्दीन खान दिल्ली के रहने वाले हैं, अध्यात्म क्षेत्र से संबंधित हैं, मतलब हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कार्य करा है, इसलिए इनको पद्म विभूषण मिला है। कितने हो गए? 2 4, ठीक है, 5 नंबर यहाँ लेते हैं। नेक्स्ट है आपका वीवी लाल, इनका तो नाम बहुत फेमस है, जो हिस्ट्री को अच्छे से पढ़े हैं इनका नाम जानते होंगे। हिस्ट्री में इनके बहुत सारे नाम आते हैं। ये जो है आपके पुरातत्व से संबंधित हैं, एंशिएंट हिस्ट्री में इनको पढ़ते हैं बीवी लाल को। इनके बहुत सारे स्टेटमेंट है पुरातत्व से संबंधित हैं, तो इतिहास में इनका नाम है, दिल्ली से हैं ये भी। नेक्स्ट है सुदर्शन साहू, ये कहाँ के हैं? ओडिशा के हैं। चर्चा में मतलब क्यों इन्हें मिला है? तो ये आपका जो होता है ना मूर्ति
आपका मूर्ति कला जो होती है उससे संबंधित है, ठीक है। सुदर्शन साहू, तो ये सब नाम है, आप इनको विशेष रूप से याद रखना है, इनको आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, इनको आप विशेष रूप से याद रखेंगे। तो ये तो हो गया आपके पद्म विभूषण। अब मैं बात करता हूँ आपसे पद्म भूषण की और फिर बात करूँगा पद्म श्री की। तो देखो ये आपके, इनको आप भूलना नहीं है बिल्कुल भी, आप इनको विशेष रूप से याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा, बार बार कह रहा हूँ, सभी परीक्षा में, आप कोई भी परीक्षा देने जा रहे हो सभी में, ठीक। चलो पद्म भूषण की बात करते हैं। पद्म भूषण जो कुल मिला कितने लोगों को मिला है? 10 को मिला है। मैं इसमें नाम बोल दे रहा हूँ, आप थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा, ऐसा खास नाम नहीं है। तरुण गंगोई, पहला नाम कौन है? तरुण गंगोई। तरुण गंगोई असम के पूर्व सीएम थे और इनको आफ्टर डेथ, मरणोपरांत इनको ये पुरस्कार मिला है। रामविलास पासवान, रामविलास पासवान आप बहुत अच्छे से जानते हो, इन्हें राजनीतिक मौसम का ज्ञाता भी कहा जाता था रामविलास पासवान को, है ना, तो इनको भी मरणोपरांत मिला है। सुमित्रा महाजन, सुमित्रा महाजन को आप जानते हो, ये स्पीकर रही है लोकसभा की, इनको मिला है। ओम बिरला से पहले सुमित्रा महाजन थी, इनको मिला है। नेक्स्ट है केशुभाई पटेल, क्या नाम है? केशुभाई पटेल। केशुभाई पटेल जो है पूर्व सीएम है गुजरात के, इनको मरणोपरांत मिला है। नेक्स्ट है धर्मगुरु कल्वे खादिम, धर्मगुरु कल्वे खादिम, ये जो आपके मरणोपरांत मिला है यूपी के रहने वाले हैं, इसलिए थोड़ा महत्व है, यूपी के रहने वाले हैं। धर्मगुरु कल्वे खादिम यूपी के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है नृपेंद्र मिश्र, नृपेंद्र नामेरा, नृपेंद्र मिश्र, ये भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जो हैं आपके प्रमुख सचिव रहे हैं, तो इनको भी क्या मिला है? पद्म भूषण मिला है। आप इनको विशेष रूप से याद रखेंगे, ठीक है। ये हो गए आपके पद्म भूषण। अब मैं बात करता हूँ आपसे पद्म श्री। स्पेशली बोल रहा हूँ पीसीएस में यहाँ से प्रश्न बनेंगे, पद्म श्री से कई बार प्रश्न आ चुका है। पद्म श्री में विशेष रूप से जो खेल से संबंधित खिलाड़ी होते हैं, मैंने देखा है जो खेल से संबंधित होते हैं वहां से प्रश्न पद्म श्री से पूछे गए हैं, अदरवाइज यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाता। केवल खेल से संबंध कोई खिलाड़ी है, कोई बहुत बड़ा एक्टर वगैरह, उसी को पूछा गया। पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलो मैं कुछ नाम बता दे रहा हूँ। मोहम्मद दास, मोहम्मद दास, मोहम्मद दास आप देखते चलना, मोहम्मद दास संबंध जो है टेबल टेनिस से है। किससे? टेबल टेनिस से। पद्म श्री में लिखवा रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट है पी अनीता, इनका संबंध बास्केटबॉल से है, बास्केटबॉल, पी अनीता। नेक्स्ट है माधवन नाम्बियार, माधवन नाम्बियार का संबंध किससे? एथलेटिक्स कोच हैं ये। माधवन नाम्बियार कौन है? एथलेटिक्स कोच हैं, इनको मिला है। नेक्स्ट सुधा, सुधा हरि नारायण सिंह, सुधा हरि नारायण सिंह, ये एथलेटिक्स से खिलाड़ी हैं, तो इनको भी मिला है। नेक्स्ट है वीरेंद्र सिंह, आप इनको जानते हो, ये पहलवान है, वीरेंद्र सिंह, इनको मिला है। नेक्स्ट है आपका के.वाई. वेंकटेश, के.वाई. वेंकटेश, ये पैरा एथलीट हैं, तो इनको भी मिला है। नेक्स्ट है अंजुम अंशु जाम सेनपा, अंशु जाम सेनपा, ये पर्वतारोही हैं, इनको मिला है। और लास्ट मृदुला सिन्हा, ये एक और हैं। ये तो हो गए सब आपके खिलाड़ी संबंधित, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, कुल मिला के 7 खिलाड़ियों को मिला था पद्म श्री। एक व्यक्ति और है पद्म श्री में, उनका नाम महत्वपूर्ण मृदुला सिन्हा, मृदुला सिन्हा ला है ये, मृदुला सिन्हा, तो ये पूर्व सीएम है कहाँ के? गोवा के, तो इनको भी मिला है, ठीक है, पद्म श्री। दूसरी बात यूपी के अगर मैं बात करूं तो यूपी में पद्म विभूषण 0 है, किसी भी यूपी के व्यक्ति को पद्म विभूषण नहीं मिला है, लेकिन पद्म भूषण 2 लोगों को मिला है और पद्म श्री कुल मिला के 7 लोगों को मिला, यानी कि यूपी के टोटल जो है 9 लोगों को पद्म पुरस्कार मिले हैं। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। मैं इस चीज़ को आगे बढ़ा रहा हूँ। पद्म पुरस्कार हमारे कंप्लीट हो गए, और अगर आप चाहें तो जो पीडीएफ आपको मिलेगी नोट्स की, मैं इस पीडीएफ में आपको पद्म पुरस्कारों की पूरी लिस्ट में आपको ऐड कर दूंगा, तो आप उनको वहाँ पर पढ़ सकते हैं। वैसे मैंने जो कराया है मैंने जानने को वही कराए हैं जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, छांट करके, वरना आप कहाँ तक 119 को याद रखोगे, ठीक है। ये हो गया। चलो एक पुरस्कार है आपका नेताजी
नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021। इसका अनाउंसमेंट किसने किया है? तो इसका अनाउंस किया है गृह मंत्रालय ने, गृह मंत्रालय जारी करा है। और ये प्राप्त जो हुआ है, तो ये प्राप्त जो हुआ 2 श्रेणी में प्राप्त है। एक तो संस्थागत श्रेणी में, संस्था का मतलब कोई कंपनी वगैरह, कोई कंपनी, कोई एनी बॉडी, संस्थागत है ना। एक तो संस्थागत श्रेणी में और एक मिला है व्यक्तिगत श्रेणी में। तो व्यक्तिगत श्रेणी का बता दे रहा हूँ, राजेंद्र कुमार भंडारी। कौन है? राजेंद्र कुमार भंडारी। ठीक है। ये पुरस्कार नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2 श्रेणी में दिया जाता है। संस्थागत श्रेणी में कोई कंपनी, कोई कंपनी हो, चाहे आपका कोई भी अथॉरिटी, अदर कोई बॉडी हो, उसके लिए। दूसरा व्यक्तिगत, किसी व्यक्ति विशेष को। तो व्यक्तिगत में जो मिला है आपको राजेंद्र कुमार भंडारी को मिला है। वहीं आपका संस्थागत श्रेणी में मिला है, आप लिख लेना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, सोसाइटी, इसको मिला है। नेक्स्ट मैं आगे बात करता हूँ नवीनतम सामान्य ज्ञान में। एक व्यक्ति हैं गुलाम मुस्तफ़ा खान। तो आप इनको परिचित हैं अच्छे से। ये शास्त्रीय गायक हैं। कौन थे ये? शास्त्रीय गायक थे, लेकिन इनका क्या हो गया? निधन हो गया। बूटा सिंह बहुत परिचित बहुत प्रसिद्ध रहे हैं बूटा सिंह। SC आयोग, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग था, उसके अध्यक्ष रहे लंबे समय तक बूटा सिंह, इसलिए थोड़ा चर्चित रहे थे ये। नेक्स्ट नरेंद्र चंचल, एक नाम और है, मैं आपको लिख दे रहा हूँ, नरेंद्र चंचल। ये कौन है? नरेंद्र चंचल भजन गायक से इन्होंने अपनी लाइफ की स्टार्टिंग की थी, मतलब जो शुरुआत की थी ना जीवन की, मतलब एक तरीके से ना क्षेत्र की, उपजीविका के क्षेत्र में। तो लेकिन बाद में पार्श्व गायक बन गए थे। तो ये भजन से संबंधित रहे। एक इनका बहुत फेमस है, मुझे याद है वो, आमा आ तुझे, कुछ ऐसे ही है, चलो बुलावा आया है ना, वो जो है ना भजन, जो है चलो बुलावा आया है, माँ शेरा वाली ने बुलाया है, आई थिंक कुछ ऐसे ही है, वो इन्होंने ही गाया था। उसी से ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे, नरेंद्र चंचल। इनका भी निधन हो गया है। ठीक है। अब कुछ दिवस हैं, इंपॉर्टेंट डेज हैं, दिवस हैं प्रमुख, मैं आपको ओरली ऐसे बोल दे रहा हूँ, आप लिखते चलना वरना यहाँ पर टाइम जाएगा। जैसे 4 जनवरी तो विश्व ब्रेल दिवस, जो साइकोलॉजी बच्चे पढ़ते हैं, या मैं कुछ साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ तो बच्चे में साइकोलॉजी पढ़े हुए तो वो जानते होंगे, वहाँ पर लिखवाया होगा विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। 11 जनवरी पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि है। ठीक है। 12 जनवरी युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस के रूप में से युवा दिवस को मनाते हैं। नेक्स्ट 15 जनवरी थल सेना दिवस, भारतीय थल सेना दिवस कब है? 15 जनवरी को। 21 जनवरी त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, इन 3 राज्यों की स्थापना हुई थी स्थिति को। नेक्स्ट 23 जनवरी, मैंने बताया था आपको, 23 जनवरी याद रखेंगे, पराक्रम दिवस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की है ना जयंती के रूप में इसको मनाया जाएगा, पराक्रम दिवस के रूप में। 2021 से ही शुरू हुआ है, तो अभी परीक्षाओं में अब ये पूछा जाएगा 100%। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस है ना, और साथ ही साथ यूपी स्थापना दिवस, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस भी कब है? 24 जनवरी है। नेक्स्ट 25 जनवरी हिमाचल दिवस, और साथ ही साथ राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अब इलेक्शन चल रहे हैं, पश्चिम बंगाल में शोर शराबा हो रहा है, यूपी में इस समय पंचायती चुनाव खूब चल रहे हैं, तो आपको पता है, तो 25 जनवरी के आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, और साथ ही साथ आपका हिमाचल दिवस भी है। 26 जनवरी भारतीय गणतंत्र दिवस है, और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय दिवस भी है। और 30 जनवरी शहीद दिवस, जिसका संबंध किससे? महात्मा गांधी से। 30 जनवरी। तो ये हो गया। एक पुस्तक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ ओरली ऐसे ही, वाई, मतलब ये वाला वाई नहीं है, वाई मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट, रिकरेक्शन ऑफ ए लाइफ,
ये लिखी है मोहम्मद हामिद अंसारी, जो भारतीय उपराष्ट्रपति रहे हैं 2 बार, उन्होंने लिखी है। मैं किताब का नाम दोबारा बोल रहा हूँ, वाई मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ, तो मोहम्मद हामिद अंसारी ने लिखी है। चलो यहाँ तक बात हो गई, अब हम आगे बढ़ते हैं। सी विजिल सी विजिल 2021, आपसे पूछे सी विजिल 2021 क्या है, तो ये भारतीय नौसेना का रक्षा का संयुक्त अभ्यास है। मतलब भारतीय तीनों सेनाओं ने मिलकर के एक अभ्यास करा था, तो वही अभ्यास है। भारतीय तीनों सेना, सॉरी नौसेना का है, केवल नौसेना का सेना अभ्यास था सी विजिल। नेक्स्ट आगे देखें, एम्पैक्स 2021 क्या है, ये आपका भारतीय तीनों जो सेनाएं हैं, जो मैं आपको इसमें बोल गया धोखे से, इसमें है एम्पैक्स। भारतीय तीनों सेनाओं ने मिलकर के, यानी कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना, तीनों सेनाओं ने मिलकर के जो अभ्यास करा उसको हमने नाम दिया एम्पैक्स। ठीक है। नेक्स्ट, ये क्षेत्र कहाँ हुआ था, इसका एरिया क्या है, तो इसका क्षेत्र है अंडमान एंड निकोबार, यहाँ पर यह अभ्यास करा गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा ये इसमें 2 ही अभ्यास थे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा दिवस। मैं बात करूंगा आपसे राष्ट्रीय युवा दिवस। देखो यहाँ से बस एक प्रश्न की संभावना है, ये तो आपको पता है 12 जनवरी को मनाया जाता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन इस बार राष्ट्रीय दिवस ऑनलाइन वर्चुअल तरीके से मनाया गया था, लेकिन यहाँ पर हमें इसका थीम याद रखना है। इसका थीम महत्वपूर्ण है, विभिन्न परीक्षाओं में इसका थीम पूछा जाता है, तो आपको भी याद रखना है। इसका थीम था युवा उत्साह नए भारत का, ये उसका थीम था, युवा उत्साह नए भारत का। इस आपको थीम को विशेष रूप से याद रखना है। ठीक है। तो बच्चा ये हो गया हमारा आर्थिकी वाला सेक्शन। अब हम बात करेंगे जो मार्च प्रतियोगिता दर्पण है उसके कौन से सेक्शन की, खेलकूद की। और खेलकूद करने के साथ ही है ना, आप भी खेलकूद लेना, क्योंकि खत्म हो जाएगा फिर ये कवर हो जाएगा। खेलकूद में सबसे पहले बात करेंगे खेलकूद में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। ये ट्रॉफी जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य टेस्ट सीरीज थी, है ना। भारत इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज थी। क्या थी ये, टेस्ट सीरीज थी। और भारत ने इसको 2-1 से जीता। कितने से जीता है, 2-1 से जीता है। तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है क्या, ये वास्तव में अपने आप में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य टेस्ट सीरीज थी, जिसे भारत ने 2-1 से जीता है। और इसका जो मैन ऑफ द सीरीज रहा था वो कौन रहा था, पैट कमिंस इसका मैन ऑफ द सीरीज रहा था। ठीक है। 3 सीरीज हुई थी, ओडीआई हुई थी, मैं आपको बता दूं, रिकॉल कराऊं, एक ओडीआई थी, एक टी20 थी और एक आपकी टेस्ट हो गई। ओडीआई ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से जीती, टी20 भारत ने 2-1 से जीती और टेस्ट भारत ने 2-1 से जीता सीरीज को। तो 3 सीरीज में तीनों सीरीज 2-1 से 2-1 से हुई हैं। ये ऑस्ट्रेलिया जीता है, ये दोनों कौन जीता है, भारत जीता है। ठीक है। चलो ये थोड़ा नाम याद रखना आप, इनका नाम है क्लेयर पोलोसाक है। क्लेयर पोलोसाक ये कहाँ की रहने वाली हैं, महिला हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। क्यों फेमस हैं, ये एक अंपायर है। क्या है, अंपायर। और ये विश्व की पहली महिला अंपायर है जिन्होंने पुरुषों के टेस्ट मैच में और ओडीआई में क्या किया है, अंपायरिंग की है। तो क्लेयर पोलोसाक ऑस्ट्रेलिया की महिला हैं, विश्व की पहली महिला अंपायर हैं जिन्होंने टेस्ट मतलब पुरुषों के ओडीआई और टेस्ट में क्या की है, अंपायरिंग की है। आप इस बात को लिख लीजिएगा, अदरवाइज बने नोट्स में मैं आपको दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा नीचे, तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में कुल जो टीम है वो कितनी टीम है, टोटल 9। और इस विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल होगा, डेट घोषित कर दी गई है,
वो होगा आपका 18 से 22 जून 2021 में। 18 से 22 जून 2021 में फाइनल होगा, तो आप इसको याद रखना। नेक्स्ट, एक ट्रॉफी आपका नाम सुना है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2020 की, मैं 20-21 की बात कर रहा हूँ। इसका किस वर्ष से 20-21 से है, इसका संबंध किससे है? तो आपसे पहले तो प्रश्न ये पूछेगा कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किससे, तो आप कहोगे क्रिकेट से। और दूसरी विशेषता क्या है इसकी कि इसका आयोजन जो हुआ था, है ना, वो हुआ था आपका 10 से 31 जनवरी को। ठीक है, अब इसमें बात आती है कि इसमें फाइनल जो हुआ था, तो फाइनल में बस यहाँ से प्रश्न पूछेगा आपसे विजेता में और आपसे किस में, उपविजेता में। और फाइनल कहाँ हुआ था इसका? अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात में। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2020-21 का संबंध क्रिकेट से है। इसका आयोजन हुआ था जनवरी में और फाइनल हुआ था इसका गुजरात के अहमदाबाद में। यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि विजेता कौन है और उपविजेता कौन है। इसका विजेता कौन था? तमिलनाडु, और उपविजेता कौन था? बड़ौदा टीम है एक गुजरात की। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का विजेता तमिलनाडु, उपविजेता बड़ौदा। आप इसको विशेष रूप से याद रखेंगे। नेक्स्ट, मैं ऐसे और बताता हूँ, रणजी ट्रॉफी है, इसका संबंध क्रिकेट से है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे? क्रिकेट से। इस वर्ष कोविड-19 के चलते, है ना, इस ट्रॉफी का आयोजन नहीं हो पाया है। तो 2021 में, है ना, ये ट्रॉफी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। आपसे पूछेगा रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे, तो आपको क्रिकेट से। पूछेगा इस वर्ष ये ट्रॉफी किसने जीती, तो ऑप्शन होंगे, उसमें एक ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, तो आंसर करो इनमें से कोई नहीं। कारण क्या था? कोविड-19 चलते रणजी ट्रॉफी नहीं खेली गई। जय शाह नाम सुना है आप लोगों ने? एशियन क्रिकेट काउंसिल, जैसा जो है एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और जय शाह है कौन? तो वर्तमान में भारतीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं। तो आप समझ ही गए होंगे, आगे की बात मैं आपको क्या समझाऊं, सब समझदार हो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये जो हैं पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। इनकी विशेषता क्या है? इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है कुल मिलाकर के 760, जनवरी 2021 का डाटा है मेरे पास। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जनवरी 2021 का डाटा है, इन्होंने कुल मिलाकर के आज तक अपने जीवन में 760 गोल्फ किए हैं। ठीक है, ये ओवरऑल सभी हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मैचों में खेले गए हैं या किसी अन्य टीम की तरफ से, अपने देश की तरफ से खेले गए हैं। वो टोटल कुल मिला कितने हैं इनके? सर्वाधिक गोल्फ हैं पूरे जीवन के, 760। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 65वीं सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप। और ये कौन सी है? पुरुष, है ना। 65वीं सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप पुरुष है। इसका आयोजन हुआ था बच्चा नोएडा में। कहाँ हुई थी? नोएडा में। ये हुई थी 23 से 24 जनवरी को हुई थी। और इसका विजेता कौन है? इसमें चैंपियन जो रहा था, कौन रहा था? चैंपियन रेलवे रहा था। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बता रहा हूँ सीनियर, आप लिख लीजिएगा सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप, लेकिन ये किसकी है? महिला की, है ना। सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप महिला की। आयोजन कहाँ हुआ था? तो हुआ था आगरा। और विजेता कौन है इसका? तो विजेता है हरियाणा। विजेता कौन है इसका? हरियाणा। विजेता कौन है इसका? हरियाणा। ठीक है, आप इसको याद रखना। तो ये देखो, इसमें पूछेगा क्या? बस इतना पूछेगा, 65वीं सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? नोएडा, क्योंकि यूपी का इसलिए पूछेगा। सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? महिलाओं वाली। आयोजन आगरा में हुआ था। बस इतना पूछेगा। ठीक है, और इतना हो गया आपका खेल कूद वाले में सेक्शन में। एक दो प्रश्न और हैं, आप यूपी मतलब लिख दीजिएगा राज्य विशेष, हेडिंग बना लीजिएगा राज्य विशेष, मतलब स्टेट स्पेशल। 2-3 क्वेश्चन है मेरे पास, तो मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। ये प्रश्न भी यहाँ से पूछे जाते हैं, तो आप लिखोगे राज्य विशेष। राज्य विशेष में एक योजना का नाम है अभ्युदय।
अभ्युदय योजना कहाँ की है? यूपी की है। इसका संबंध किससे है? पूछेगा आपसे अभ्युदय योजना का संबंध किससे है, किस राज्य से है? तो राज्य हो गया यूपी, और संबंध हो गया कि मतलब आईएएस, पीसीएस यानी कि यूपीएससी, यूपीपीएससी, और साथ में आपका नीट वगैरह है ना, और बहुत सारी परीक्षाएं, एनडीए वगैरह, उन सभी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए भारत उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है जिसमें निःशुल्क बच्चों के लिए तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, इसका जो प्रारंभ हुआ था 24 जनवरी को हुआ था। कब हुआ था? 24 जनवरी 2021 को, क्योंकि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के साथ ही इस अभ्युदय योजना की शुरुआत भी की गई थी। ठीक है। रानी लक्ष्मी तथा लक्ष्मण पुरस्कार 2021, यूपी स्पेशल है ये भी। रानी लक्ष्मी तथा लक्ष्मण पुरस्कार 2021। देखो इसमें क्या है, रानी लक्ष्मी और लक्ष्मण पुरस्कार ये जो हैं अपने आप में दोनों ही उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार। जिस प्रकार से सेंट्रल में भारत का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सर्वोच्च है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में पुरुषों के लिए लक्ष्मण पुरस्कार सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, और महिलाओं के लिए रानी लक्ष्मी सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। तो ये प्रश्न पूछा भी जाएगा आपसे कि उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा महिलाओं के लिए रानी लक्ष्मी और पुरुषों के लिए लक्ष्मण। तो 2021 में कुल मिलाकर के 8 महिलाओं के लिए और 10 पुरुषों के लिए ये पुरस्कार आवंटित किए गए हैं। और इसमें जो राशि है, जो कितनी अमाउंट मिलता है इसमें, तो कुल मिलाकर के सभी के लिए, प्रत्येक के लिए अलग अलग 3.11 लाख, अर्थात 3,11,000 रुपये प्रत्येक खिलाड़ी को मिलता है। इनको भी सबको कितना मिलता है? 3,11,000 प्रत्येक खिलाड़ी को मिलता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसके दी जाती है प्रतिमा, अर्थात अगर लक्ष्मण पुरस्कार मिला है तो उस व्यक्ति को 3,11,000 प्लस उसको लक्ष्मण जी की प्रतिमा मिलेगी। उसी प्रकार से रानी लक्ष्मी तो रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा और उसको पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, और बस, और लास्ट उत्तराखंड का है ये, एक बच्ची है सृष्टि गोस्वामी। तो सृष्टि गोस्वामी कौन है? ये राष्ट्रीय बालिका दिवस है ना, जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य मतलब राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर, या राष्ट्रीय बालिका दिवस के मतलब उस मौके पर इनको क्या करा गया? उत्तराखंड का एक दिन के लिए सीएम बनाया गया था। तो बालिका सीएम है उत्तराखंड की, ये केवल एक दिन के लिए सृष्टि गोस्वामी को उत्तराखंड का सीएम बनाया गया था। 12th इसने पास किया लड़की ने अभी, तो उसको एक दिन का सीएम बनाया गया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मार्च का करंट अफेयर्स। नेक्स्ट वीडियो आपको अप्रैल की मिल जाएगी कल 1-2 दिन में ही, और नेक्स्ट मिलेगी आपको मई की। तो इस प्रकार से हम रेगुलर वे में आ जाएंगे। फिर जैसे ही आपका मई की बाद जून की पीडी आएगी, आपको करेक्ट डेट पर आपको सबसे पहले मैं यूट्यूब पर अपलोड करा दूंगा। ठीक है, तो अगर आज आपके लिए इतनी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।